नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। देखिए एक बार फिर से ब्रह्मानंद नेताम पर दांव खेला है बीजेपी ने। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी की तरफ से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है और उम्मीद है कि कांग्रेस भी आज ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्मानंद नेताम पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। 17 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नामांकन दाखिल करेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने नाम का ऐलान किया है और कैंडिडेट का ऐलान किया है। ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्मानंद नेताम पर यह दांव खेला है। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस भी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि कल मंथन हुआ, मनन हुआ, 4 नाम पर काफी ज्यादा चर्चा तेज है और सावित्री मंडावी उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वैभव से पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतारा है। ब्रह्मानंद नेताम के तौर पर बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। कितना वो खरा उतर पाएंगे? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम जिस तरह के नेता माने जाते हैं उससे बीजेपी को काफ़ी भरोसा है क्योंकि 2008 में जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो सर्वाधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। एक महत्वपूर्ण जो है ये भी पृष्ठभूमि रही है कि वो सरपंच से जो है राजनीतिक जीवन की उनकी शुरुआत हुई थी। सरपंच बनने के साथ ज़मीनी नेता माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहे हैं और मिलनसार स्वभाव के नेता हैं। तो शायद इसलिए ब्रह्मानंद नेताम बाकी नेताओं के मुकाबले जो है काफ़ी आगे रहे और बाकी नेताओं पर भारी पड़े। इनमें जो उनके जो साथी प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के भीतर में, उनमें देवलाल दुग्गा थे जो कि 2 बार के विधायक थे। इसी तरह से परमानंद तेते जो कि काफ़ी सक्रिय हो गए थे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी काफ़ी अच्छी जो है ट्रेनिंग मानी जा रही थी। लेकिन मुहर जिनके नाम पर लगी वो ब्रह्मानंद नेताम ही नेता साबित हुए और एक तरह से इस मुकाबले में, उपचुनाव के मुकाबले में उन्हें काफ़ी मजबूत जो है उम्मीदवार माना जा रहा है। तो बीजेपी ने एक भरोसा जताया है कि 2008 में जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम, मनोज मंडावी, गंगा पोटाई जैसे जो नेता थे कांग्रेस के, उनके बीच से चुनाव जीत कर आए थे, तो 2022 के इस उपचुनाव में भी वो इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। शायद इस उम्मीद के साथ बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बिल्कुल वैभव, देखिए भानुपुर उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ब्रह्मानंद नेताम एक मजबूत दावेदारी देते हुए नजर आएंगे। यानी कि मुकाबला जो एकदम नेक टू नेक होने वाला है। कह सकते हैं काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि एक सहानुभूति की लहर भी वहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। दिवंगत जो मनोज मंडावी है उनके निधन के बाद से जो एक कार्यकर्ताओं में या जनता के बीच में जो लहर बनती है वो तो रहेगी। लेकिन ये कहना अभी सही नहीं होगा कि एक तरफा जो है ये माहौल कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा और सावित्री मंडावी काफ़ी बड़े अंतरों से जो है चुनाव जीत कर आ सकती हैं। जैसे कि अब तक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सावित्री मंडावी ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी और उनके नाम पर एक तरह से सहमति बन गई है। दिवंगत जो मनोज मंडावी है उनके निधन से जो सीट खाली हुई है तो उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी एकदम से इसे कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम भी काफ़ी लंबे समय से जो है वहाँ पे एक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने सरपंच के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और जिस इलाके से दिवंगत मनोज मंडावी आते रहे हैं उसी इलाके से ब्रह्मानंद नेताम भी आते हैं। चारामा का इलाका जो कि
काफ़ी मजबूत माना जाता है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। तो ऐसे में जो वो पूरा इलाका है, चाहे कोरर का हो, दुर्ग कोंदिल का हो, ये वो इलाका जहां से बीजेपी को लीड मिल सकती है, वहां पे मेहनत ब्रह्मन एक बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा दे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग कांग्रेस कभी भी कर सकती है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान, सावित्री मंडावी के नाम पर मुहर लग सकती है। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। 16 अक्टूबर को मनोज मंडावी का दिल का दौरा पड़ने के बाद से देहांत हो गया था। विधानसभा के उपाध्यक्ष और दिग्गज नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का नाम का ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है, उनके ऊपर ये दांव खेला है। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। और देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वैभव शिव पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, देखिए, आपने कांग्रेस बीजेपी के बारे में बताया। ब्रह्मानंद नेताम जो है एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है, वहां के माहौल को समझते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी पकड़ भी अच्छी है। लेकिन मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी, बेशक सिंपैथी फैक्टर यहां पर मिलेगा, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आदिवासी भी नाराज है। 30 कल आदिवासी समाज के लोगों ने फॉर्म खरीदा है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आदिवासी जो है कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल संभव है। सर्व आदिवासी समाज ने जिस तरह से ऐलान किया हुआ है कि उनके अपने प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे, और जिस तरह से कल बड़ी संख्या में नामांकन खरीदने के लिए सर्व आदिवासी समाज के नेता पहुंचे हुए थे, तो उससे अगर उनके प्रत्याशी ज़्यादातर जगहों पर खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी को, और दोनों के लिए ही ये काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस को जो वोट जाने वाले हैं वही वोट खिसक कर बीजेपी की तरफ से आ जाएंगे, या सर्व आदिवासी समाज भी जो है ठीक ठाक वोट लेकर के आ जाएंगे। ये तो ज़रूर है कि उन सर्व आदिवासी समाज के तरफ से अगर प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में खड़े होते हैं तो इससे समीकरण भी बिगड़ेगा और फ़ायदा किसी एक दल को पर्याप्त रूप में मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, जहाँ तक जो फैक्टर है आदिवासी आरक्षण को लेकर के, तो उससे ज़रूर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और सहानुभूति लहर के बीच में अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और संभव है इन तमाम समीकरणों के बीच में ब्रह्मानंद नेताम चुनाव जीतकर भी आ जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए क्योंकि अब तक जो छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुए हैं बीते 4 सालों में, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले काल में, तो इस उपचुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली है, और कांग्रेस ने उन तमाम जगहों पर जीत हासिल की जहां पे बीजेपी मजबूत थी, या फिर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें से एक सीट आप दंतेवाड़ा का मान सकते हैं, जहां पे दिवंगत जो भीमा मंडावी है वो विधायक बने थे 2018 में, लेकिन उनके निधन से वो सीट खाली हुई, तो कांग्रेस ने वापस उस सीट को हथिया लिया। इसी तरीके से खैरागढ़ के उपचुनाव को आप देखेंगे तो वहाँ पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक थे देवव्रत सिंह, और उनके निधन से जब वो सीट खाली हुई तो कांग्रेस ने काफ़ी भारी अंतरों से वहाँ से जीत हासिल की। इसी तरह से मरवाही का अगर आप उपचुनाव देखेंगे तो मरवाही उपचुनाव भी जनता कांग्रेस के पास थी, और अजीत जोगी के निधन से जो सीट खाली हुई तो उसमें ये माना जा रहा था कि जनता कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ होने से संभव है कि वहाँ पे बीजेपी जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वहाँ भी भारी अंतरों से कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो इसी तरह के जो समीकरण जो बने हैं उससे अभी कांग्रेस का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम जिस छवि के नेता माने जाते हैं उससे ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये मुकाबला एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। बिल्कुल, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, कांटे का टक्कर। हालांकि दोनों ही पार्टी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है आदिवासी समाज को साधने के लिए। 1 और 2 तारीख को विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से आदिवासी बगावत हुए हैं, इस मसले को हैंडल करना, इस सिचुएशन को हैंडल करना अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। उधर बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है आदिवासियों को साधने के लिए, लेकिन आदिवासी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से बगावत कर चुके हैं,
हैं और 400 गांव आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर और आदिवासी सर्व समाज का कहना है कि 400 गांव में से हर एक गांव से एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि ये उपचुनाव जो है सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल वैभव का तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।